सुप्रभात छात्रों, आज हम शास्त्री तृतीय वर्ष का क्लास लेंगे जिसमें हम आप लोगों को छात्रों ध्रुवस्वामिनी नाटक पढ़ा रहे थे। जिसमें ध्रुवस्वामिनी नाटक का प्रथम अंक पढ़ा रहे थे और उसमें हम आप लोगों को बताए थे कि किस तरह से उस नाटक का प्रारूप वहाँ पर तैयार किया जाता है, शिविर का तैयारी की जाती है और वो क्या क्या उसमें लगाया जाता है। उसके बाद उस शिविर में किसका प्रवेश होता है? ध्रुवस्वामिनी का प्रवेश होता है छात्रों। ठीक है, तो उसके आगे हम देखेंगे छात्रों कि क्या है ध्रुवस्वामिनी का आगमन होता है, ध्रुवस्वामिनी का कथन है। ठीक है, तो ध्रुवस्वामिनी इस नाटक की नायिका है, मुख्य नायिका है छात्रों, इसलिए इसी पर आधारित ये नाटक है। तो देखते हैं, सामने पर्वत की ओर देखकर ध्रुवस्वामिनी जो है वो सामने जो पर्वत बना हुआ है उसको देखती है और सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अभ्रभेदी उन्मुक्त शिखर। ये ध्रुवस्वामिनी उस पर्वत की ओर देखती है और सोचती है कि ये जो पर्वत है वो कैसा है, तना हुआ है, अपने प्रभुत्व को, अपने शक्ति को वो दर्शा रहा है ना, और ऐसा कठोर है कि कोई उसको भेद भी नहीं सकता है। उन्मुक्त शिखर है वो स्वतंत्र है, उसको कोई तीसरा आदमी क्या नहीं कर सकता, भेद नहीं सकता। यानी कि उसमें वो ये बताने की कोशिश ध्रुवस्वामिनी करती है कि वो एक ऐसा राजा है जिसको कोई पर्वत को कोई तोड़ नहीं सकता है, उसको कोई बिखेर नहीं सकता है। वो एक स्वामित्व उसमें भरा पड़ा है, प्रभुत्व है ना, प्रभुत्व की साकार वो कठोरता, यानी कि उसके हर तरह का सुंदरता भी है, कठोरता भी है, सीधा भी है, सारे उसके गुण को वो सोचती है। कौन सोचती है? ध्रुवस्वामिनी उस पर्वत को देखकर सोचती है। और इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए ना। वो कहती है, ध्रुवस्वामिनी जो है वो कहती है कि ये बात सही है कि इन पर्वतों पर कोमल, निरीह मतलब एकदम नासमझ, शांत, निरीह लताएं जो है वो क्या है? शांत है, निरीह है। वो पौधों ये सारे पर्वत के चरण पर लौटे हुए हैं और लौटना ही चाहिए। वो सोचती है कि नहीं, सही बात है, क्योंकि पर्वत जो है वो क्या है? एक बहुत बड़ा ऐसा राजा है जो उन्मुक्त है, जिस पर किसी का दांव पेच नहीं चल सकता, जिससे किसी को कोई तोड़ नहीं उससे सकता है। इसीलिए इस पर, इन पौधों, इन लताओं को उस पर लौटना ही चाहिए। साथ वाली खड्ग धारनी की ओर देखकर, वो जो उसके साथ है खड्ग, ये तलवार लेकर खड़ी है, उस दासी को की ओर देखकर कहती है, क्यों मंदाकिनी नहीं आई? मंदाकिनी उसकी जो साथ में रहती है वो उसके बारे में पूछती है कि क्या वो मंदाकिनी नहीं आई? वो उत्तर नहीं देती है और वो जो खड्ग धारिणी होती है वो चुपचाप रहती है, वो कुछ नहीं बोलती है छात्रों। तो ये देखिए, इसमें ध्रुवस्वामिनी के दिमाग में ये चल रहा है कि ये पर्वत जो है ऐसा राजा है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिसे कोई ये नीचा नहीं दिखा सकता है, लेकिन उसमें वो सारे गुण हैं और उस पर इन निरीह जिसका कोई मतलब शांत है, ये सारे पेड़ पौधे लताएं जो हैं उस पर लौटे हुए हैं। इसके आगे पंक्ति में देखेंगे छात्रों, वो बोलती है, ध्रुवस्वामिनी किससे बोलती है? खड्गधारणी से। बोलती क्यों नहीं? यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। अब ध्रुवस्वामिनी इन सारी बातों को सोचते हुए कहती है कि तुमसे मैं बात कर रही, तुम जवाब हमें नहीं दे रही हो। क्यों? क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ, राजकुल के इस अंतःपुर में शादी उसकी हो गई है, किससे? रामगुप्त से हो गई है विवाह। तो अंतःपुर में मतलब महल में आई है। वो कहती है कि यहाँ पर तो हमेशा हम अपमान ही सहे हैं, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है, हमेशा जो मुझे आते ही मिला। यानी कि शादी होने के बाद, आने के बाद मुझे कभी अपने रानी होने का कभी गौरव प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमेशा मुझे अपमानित लोगों ने किया है और यहाँ हम हमेशा अपमानित हुए। किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? वो उस खड्ग धारिणी दासी को कहती है कि और लोगों ने तो मुझे अपमान किया है, लेकिन क्या तुम भी मुझे
मुझे अपमान करोगी, क्या तुम मेरे बातों का जवाब नहीं दोगी, है ना। छात्रों देखिए, इसी शैलमाला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम न करो। वो कहती है किससे, ध्रुव स्वामिनी जो है वो खड्गधारिणी दासी से कहती है, इस शैलमाला, शैलमाला किसको कहा गया, पर्वतमाला को, है ना, कि इस पर्वत की तरह तुम भी कठोर रहोगी, तुम भी मौन रहोगी। जिस तरह ये पर्वत हमें जवाब नहीं देता है, उसी तरह तुम भी क्या इसी की तरह मौन रहने का अभिनय कर रही हो, बोलो। वो उसे बार बार ध्रुव स्वामिनी जो है खड्गधारिणी से बोलने के लिए प्रेशर देती है ना, दबाव देती है। वो दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ आगे बढ़ने का संकेत करती है, लेकिन वो जो खड्गधारिणी है वो तो गूंगी रहती है, वो अपना दांत दिखाती है, हल्का सा मुस्कुराती है और मुस्कुराकर विनय प्रकट करती हुई आगे बढ़ने की संकेत देती है कि ठीक है आप आगे महारानी चलिए। तो क्या तुम मूक हो, ध्रुव स्वामिनी को नहीं पता होता है कि वो गूंगी है। वो ध्रुव स्वामिनी से कहती है, ध्रुव स्वामिनी उससे कहती है, क्या तुम गूंगी हो, तुम कुछ बोल न सको, मेरी बातों का उत्तर भी न दो, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो, यह असहाय है। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिलेगा। क्या जिधर देखो कुबड़े, बौने, हिजड़े, गूंगे और बहरे आदि। ये ध्रुव स्वामिनी चिढ़ती हुई बोलती है कि इसीलिए तुम गूंगी हो, इसलिए मेरे देख रेख में रखी गई हो कि तुम मेरे बातों का जवाब ना दे सको। हाँ, कि यहाँ पर जो भी संपूर्ण मनुष्यता खत्म हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कौन भरे पड़े हैं, कुबड़े, बौने, हिजड़े, गूंगे और बहरे, जो न किसी के बातों का जवाब दे सकते हैं। यानी कि ध्रुव स्वामिनी के साथ जो उस राजमहल में अपमान हो रहा था, उसका ये सारे निचोड़ है, सारे चीज ये ध्रुव स्वामिनी कहती है, इसीलिए उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। छात्रों, चिढ़ती हुई ध्रुव स्वामिनी आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती है। खड्गधारिणी भी इधर उधर देखकर ध्रुव स्वामिनी के पैरों के समीप बैठ जाती है। और अंत में क्या होता है कि ध्रुव स्वामिनी जब देखती है कि वो खड्गधारिणी भी उसके बातों का जवाब नहीं देती है, तब वो चिढ़ जाती है। चिढ़ने के बाद जहाँ से झरना बह रहा है वहीं पर ध्रुव स्वामिनी शांति से बैठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। उसके साथ वो जो दासी होती है वो भी बैठ जाती है। छात्रों, ठीक है छात्रों, यहाँ तक ये प्रथम अंक का ध्रुव स्वामिनी का जो कथन है उसका हम लोगों ने नाटक में देखा। अगले क्लास में इसके आगे के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।